मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक मुनरो ने लिखा है कि अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया है जितना कि अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। इसी तरह ऑग ने लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति को अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रमुख उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ ही हैं। संविधान में भी लिखा गया है कि कार्यपालिका शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है और उसका यह भी कर्तव्य है कि वह कांग्रेस के द्वारा पारित सभी विधियों और सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराए। कानून लागू करने के साथ ही उसका संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का भी उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 4 में लिखा है कि संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक हिंसा से रक्षा करेगी। यदि किसी राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को खतरा हो या उस पर बाहरी आक्रमण की संभावना हो तो राष्ट्रपति राज्य के अधिकारियों से प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं अपनी पहल पर कार्य कर सकता है। इसी तरह कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न पदाधिकारियों जो हैं वो पदाधिकारियों को देखे कि वो संविधान के अनुच्छेदों और अन्य राज्यों से की गई संधियों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। और राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश, नियम, उपनियम या आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। इसी तरह राष्ट्रपति के द्वारा महत्वपूर्ण उच्च पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य दूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना में उच्चाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत करता है, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। सामान्यतया मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राजदूतों
राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायकों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा अनुसमर्थन प्रदान कर दिया जाता है, परंतु उसके कुछ अपवाद भी हैं। अब तक 8 बार सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गई मंत्रियों की नियुक्ति को अस्वीकार किया और राजदूतों और न्यायाधीशों की लगभग 1/5 नियुक्तियों को सीनेट ने अस्वीकार किया। इस संबंध में हम उदाहरण दे सकते हैं कि 1968 में राष्ट्रपति जॉनसन के द्वारा नियुक्त फोर्टास को मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सीनेट ने स्वीकृति नहीं प्रदान की। इसी तरह राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा प्रस्तावित क्लेमेंट हिस्वर्थ और हैरोल्ड कार्सवेल को सीनेट ने जांच पड़ताल के बाद अस्वीकार कर दिया। संविधान के 25वें संशोधन के अनुसार उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यद्यपि इसे भी सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है। कार्यपालिका क्षेत्र में अनेक संघीय पदों, विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक अलिखित नियम या परंपरा का विकास हुआ है, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। और इस परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में सलाह या परामर्श करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है और अपनी निजी इच्छा से ही नियुक्ति करता है तो अन्य सदस्य सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति को अस्वीकृत कर सकते हैं, उनको अनुसमर्थन नहीं प्रदान करेंगे। इसी तरह कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति को एक प्रमुख शक्ति प्राप्त है और वो है क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की इस क्षमादान की शक्ति पर 2 प्रतिबंध हैं। पहला, राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। वह केवल संघीय कानूनों के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। इसी तरह अपनी कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र में राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका का प्रधान होता है और इस नाते वह अपने देश की नीति का तो निर्माण करता ही है, इसके अलावा परराष्ट्र नीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति भी निर्धारित करता है और अन्य विश्व के अन्य राज्यों के साथ अमेरिका के परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के अंतर्गत वह राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। इसी तरह राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता है तथा कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों द्वारा ही कई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणाओं को जन्म दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अलगाव सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन का 4 सूत्रीय कार्यक्रम और मध्य पूर्व के लिए आइजनहॉवर सिद्धांत। राष्ट्रपति के द्वारा घोषित इन सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की भूमिका को निश्चित किया है। इसी तरह विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति को विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करने की भी शक्ति प्राप्त है। इस अधिकार का प्रयोग
राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है, कभी कभी वह इसे विदेश नीति के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। इसी तरह विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति अन्य राष्ट्रों से संधि और समझौते करता है, लेकिन ये संधियां तभी वैध मानी जाती हैं जबकि सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से इनका अनुसमर्थन प्राप्त हो जाए। यदि सीनेट राष्ट्रपति का विरोध करता है तो राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार संधियां नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सीनेट के द्वारा वर्साई की संधि का अनुसमर्थन न किए जाने के कारण ही अमेरिका राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं बन सका। चूंकि संधियों की क्रियान्विति हेतु सीनेट का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है, अतः अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संधियों के स्थान पर प्रशासकीय समझौते करते हैं, क्योंकि इन पर सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रशासकीय समझौते 2 देशों की कार्यपालिका के प्रधानों के बीच संपन्न होता है। इसी तरह विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति का एक प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह विदेश यात्रा करने वाले और प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करे। यदि प्रवास काल में अमेरिकी नागरिक के साथ में अमेरिका में नागरिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में इंटरफेयर करके और उनकी सुरक्षा की, उनके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है और अमेरिका के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में विदेश यात्राएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसी तरह विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, किंतु सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। व्यवहार में राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न रहे। इसी तरह चूंकि अमेरिका में शक्ति विभाजन और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, इसलिए अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन संविधान निर्माता शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे, अतः उनके द्वारा राष्ट्रपति को व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी कुछ उत्तरदायित्व कार्य सौंपे हैं, जैसे कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक और लाभकारी समझे। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं। इन संदेशों में देश की सामान्य स्थिति पर प्रकाश डाला जाता है और प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया जाता है और आवश्यक कानूनों के निर्माण की सिफारिश की जाती है। इन सब के अतिरिक्त कभी कभी विशेष परिस्थितियों के बारे में विशेष संदेश भेजते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण का सुझाव देते हैं। इसी तरह संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को साधारण दिनों में अधिवेशन आमंत्रित या स्थगित करने का अधिकार नहीं होता है,
किंतु कांग्रेस के दोनों सदनों में स्थगन के प्रश्न पर मतभेद होने पर वह उसे स्थगित कर सकता है। इसी तरह विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति को सबसे महत्वपूर्ण शक्ति निषेधाधिकार वीटो पावर की है और राष्ट्रपति को कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पर 2 प्रकार के निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। पहला विलंबकारी निषेधाधिकार सस्पेंसिव वीटो और दूसरा है पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार। विलंबकारी निषेधाधिकार सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और उसे अपनी आपत्तियों के साथ सदन को पुनः लौटा देता है जिससे वह प्रारंभ हुआ है। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार मर्यादित है, पूर्ण नहीं। लेकिन बच्चों, इसका महत्व इस दृष्टि से है कि हमेशा 2/3 बहुमत मिलना आसान नहीं है और राष्ट्रपति के द्वारा एक बार अस्वीकृत कर दिए जाने पर प्राय विधेयक समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा है पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार। जेबी निषेधाधिकार का मतलब ये है कि जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है और 10 दिन के बाद राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है। किंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर यह विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्येक रूप से निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है किंतु वो उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति अपने दल का भी नेता होता है और वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। इस सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसके कारण वह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। वह बहुत ही आकर्षक पद है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा किया जाता है और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति उसी की ओर देखता है। इन सब बातों ने उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान कर दी है और उसे न केवल अपने देश में वरन आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्राप्त है।